कंपनी में एक साथ नौकरी करने वाले दो दोस्त जो बचपन से एक साथ ही पढ़े थे और एक साथ बड़े हुए थे और एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे? क्योंकि एक दोस्त बहुत ज्यादा बीमार था। कैसा बीमार था कि वो अपने दोस्त से कहता है कि मेरे अंदर से आवाज आती है कि अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दे। यहाँ पर उस दोस्त की इतनी बुरी हालत थी कि उसने अपने हाथों को नोच रखा था, खरोंच रखा था, चेहरे पर निशान, भीत में दीवार में सर मारना, अगर छत पर जाना तो बस यही लगता कि छत से नीचे कूद जाऊं। जब ये हालत अपने दोस्त की देखता है जो बचपन से ही साथ रहता है तो बिलक बिलक कर रोने लगता है। कहता है, यार तुम्हारी मुसीबत मैं अपने सर ले लूं, मैं तुम्हें ठीक कैसे करूं। दोस्तों, इन बातों को कर कर वो दोस्त अपने घर चला जाता है, लेकिन जिसे परेशानी हो रही थी, जो मरने के लिए सोच रहा था, वो तो नहीं मरता है, लेकिन जो दिलासा दे रहा था और सहानुभूति दिखा रहा था वो अपने घर जाकर अपने आप को खत्म कर लेता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक अच्छा भला इंसान जिसे कोई भी परेशानी नहीं थी और यहाँ पर वो केवल अपने फोन पर कहता है अपने दोस्त से कि यार मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरी शब्द उसके ये होते हैं और वो इस दुनिया से चला जाता है। अब यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई, जब तुम अपने दोस्त को संभाल रहे हो, तुम अच्छे हो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, दोस्ती वो रिश्ता है जो खून से परे है। देखो, खून के रिश्ते हमें निभाने हैं, कोई गलत है वो भी निभाना पड़ता है, लेकिन दोस्ती का एक ऐसा लौता रिश्ता है जो बिना खून के रिश्तों को बनता है। और शायद व्यक्ति अपने घर के खून के रिश्तों में भी उन बातों को साझा नहीं कर सकता जो अपने दोस्त से साझा कर सकता है। ये आप लोग भी समझते हैं, लेकिन कई आंकड़ों के अनुसार देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो धोखेबाजी मिलती है वो दोस्ती से ही मिलती है। आज की धोखेबाजी, कहते हैं ना कि असल जिंदगी से ज्यादा भूत जिंदगी में धोखे का पता चलता है। और ये पूरी कहानी क्या होती है, क्यों एक लड़का सभी को बिना बताए बिल्कुल साइलेंट हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। आज की बहुत रोचक स्टोरी है, सत्यता पर रखी गई है। मुंबई की स्टोरी है। मुंबई की एक कॉलोनी में एक दो परिवार रहते हैं। परिवारों के घर आमने सामने होते हैं और दोनों लड़के का नाम बताती हूँ। एक का नाम गौतम होता है और एक का नाम यहाँ पर राकेश होता है। राकेश और गौतम एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त होते हैं। बचपन से ही एक दूसरे के साथ खिलौने शेयर करने या कोई भी ऐसी चीज हो, एक ही स्कूल में पढ़ना, एक साथ स्कूल जाना, एक ही उम्र उनकी होती है, केवल 1-2 महीने का ऊपर नीचे इनकी उम्र में होता है। दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं थमता है और दोस्ती ना बहुत प्यारा रिश्ता है। अब जो जो उम्र बढ़ रही थी ये आगे क्लासों में पढ़ते हैं, लेकिन जो गौतम होता है, गौतम पढ़ने में बहुत तेज दिमाग होता है। आप में कितनी भी दोस्ती हो, लेकिन माइंड सभी का अलग तरीके से काम करता है। और दूसरी तरफ जो राकेश होता है वो पढ़ने में थोड़ा सा कम होशियार होता है, लेकिन कोई बात नहीं थी, ये बात महसूस नहीं होती है। अब ये बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। कॉलेज की पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो दोनों, यहाँ पर जो राकेश होता है जैसे तैसे करके कॉलेज की पढ़ाई तक पहुंचता है, यानी वो पढ़ने में ज्यादा ठीक नहीं था, लेकिन गौतम उसे अपने साथ रखता है, पढ़ाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। शायद एक भाई भी इतना नहीं करता जितना राकेश के साथ गौतम ने किया था। राकेश उसे हर चीज को समझाना चाहता है, चाहे उसे 10 बार समझाना पड़े। यहाँ पर घर वाले भी खुश होते हैं अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देख। अब दोस्तों, ये दोनों ही एक कंपनी में नौकरी करने का मन बनाते हैं। दोनों एक साथ इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। जब ये दोनों एक साथ इंटरव्यू देते हैं तो दोस्तों, काबिलियत के ऊपर वहां पर नौकरी मिलनी थी। अब यहाँ पर क्या होता है, गौतम को एक अच्छी खासी नौकरी मिलती है और यहाँ पर राकेश को गौतम से नीचे की पोस्ट मिलती है। ये चीज देखकर राकेश जलने लगता है, उसे जलन और ईर्ष्या होने लगती है। फिर भी यहाँ पर गौतम कहता है कि कोई बात नहीं, हम भले ही ऊपर नीचे पोस्टों में हो चुका है, लेकिन है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ही। जो ईर्ष्या अब तक जन्म नहीं ली थी वो अब जन्म ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर राकेश भी जवान था और गौतम भी जवान होता है। दोनों एक साथ नौकरी करते हैं और नौकरी बहुत अच्छे से चल रही थी। यहाँ पर गौतम की सैलरी ज्यादा होती है, राकेश की कम होती है।
इस बात की जलन राकेश को खाई जाती है। राकेश अब अपने दोस्त से कहते हैं ना कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी रखने लगा था। उसकी शिकायत करनी, कंपनी में उसकी इमेज गिरानी। अब कहते हैं कि आप किसी से भी कोई बात करें, लेकिन घूम फिर कर वो बात जरूर उस सदस्य के पास जाती है जिसके बारे में आपने गलत बोला है। महिलाओं में भी देखा गया है कि कहती हैं कि देख, कहना मत, मैं तुमसे ये बातें कर रही हूँ, लेकिन फलानी ना ऐसी है, पर देख तू कह मत दियो उससे, वरना मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरा पति मुझे मारेगा। कहते हैं कुछ चुगलखोर इंसान ऐसे ही होते हैं कि बात को कहना भी चाहते हैं और कहते हैं कि हाँ कहना मत। जब आप ये बात कर रहे हो तो आपकी बात में झूठ छलकता है। मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, स्टोरी से अलग या कहानी से अलग, क्योंकि मुझसे मेरी बहनें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। अगर आपसे कोई किसी की शिकायत कर रहा है या किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, बुरा बोलते वक्त वो कह रहा है कि देख तू कह मत देना, तो समझ लीजिएगा कि उसकी बातों में उलटफेर है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि सच्चा इंसान कभी भी ये नहीं डरेगा कि भाई उसने कहा है तो हम साफ बोल रहे हैं, कहा है और तू भले ही कह देना उससे, वो तेरे बारे में ऐसी बातें कर रही थी, मामला खत्म। लेकिन जो महिला कहेगी ना देख कह मत देना कि मेरे घर ये हो जाएगा, तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, माँ जैसी बहनें हैं मेरी, मुझसे बड़ी हैं, बहन अगर आपसे कोई ऐसी शिकायत कर रहा है या उल्टी सीधी बातें कर रहा है और कह रही है कि मतलब मेरा नाम मत लेना, मत कहना, आप एक बात बताइए, जब वो ये कह रही है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो मतलब वो चाह रही है कि वो एक सुगनी का रोल प्ले कर रही है आपके परिवार के बीच में। कहते हैं जो सुगनी मामा थे वो बड़े चालाक थे। तो दोस्तों यहाँ पर यही सब कुछ होता है, लेकिन ये बात गौतम को पता चल जाती है कि मेरा दोस्त जो राकेश है वो अब कहीं ना कहीं उदास है। वो फिर भी अपने दोस्त के पास जाता है, घर जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक भी कहता है कि तुम्हें क्या बुरा लग रहा है कि मैं तुमसे ऊंची पोस्ट पर हूँ। तो यहाँ पर राकेश जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे होंगे। और यहाँ पर राकेश ने इस बात को दबा दिया, ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पर अब राकेश जो दोस्त समझाने के लिए आया था उन बातों को उल्टा लेता है, कहता है कि घना बड़ा अफसर बन रहा है, मेरे ऊपर रौब झाड़ रहा है, और भी ज्यादा अब ये यहाँ पर गौतम से ईर्ष्या करने लगता है। ईर्ष्या इतना जन्म ले लेती है कि ईर्ष्या पता है ना, लोगों की जान तक को लेने की तैयारी कर देती है। बस वही सब कुछ यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर जो राकेश होता है एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास जाता है, क्योंकि दोस्त को हानि पहुंचानी थी। तांत्रिक के पास जाता है और वहां पर जाकर उसके पैरों में जाकर लौट जाता है। कहता है कि बाबा मेरा एक दोस्त है, बचपन से हम साथ पढ़े, हम एक साथ एग्जाम दिए, नौकरी भी एक साथ की, लेकिन वो मुझसे आगे बढ़ रहा है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोस्तों यहाँ पर वो बाबा कहता है कि ठीक है लाओ इतने पैसे। वो बाबा उससे पैसे लेता है तांत्रिक और कहता है कि चिंता मत कर, अब वो नौकरी कर ही नहीं पाएगा, नौकरी में उसका मन ही नहीं लग पाएगा। राकेश कहता है कि बाबा मैं ज्यादा कुछ कराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो तांत्रिक होता है वो अपने हिसाब से करता है। दोस्तों यहाँ पर तांत्रिक जब तंत्र विद्या उस गौतम के प्रति करता है तो दूसरे दिन ही रुझान आने शुरू हो जाते हैं। गौतम एक रात में बदल चुका था, उसकी बोलने की टोन बदल चुकी थी। जिस भाषा से कहते हैं ना कि रस टपकता था, उस भाषा से अब गालियां टपकने लगी थी। जहां पर वो नौकरी करता है वहां पर अपने साथ करने वाले काम वर्करों को वो गंदी गंदी गाली देता है, मन नहीं लगता है और इस नौकरी को छोड़ने का फैसला कर लेता है। अपने सर को दीवार में मारता है, कभी अपने आप को इस दुनिया से दूर पहुंचाने की कोशिश करता है। दिन पर दिन ये चीजें बढ़ने लगी थी। गौतम बहुत ही ज्यादा बीमार लगने लगा था। घर वाले हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं होता। डॉक्टर अपने तरीके से सब कुछ उसका इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टरों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको क्या बीमारी है। दूसरी तरफ जो राकेश होता है वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। जब उसका दोस्त इतनी तकलीफ में होता है तो यहाँ पर राकेश उस तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि बाबा मैंने इतना नहीं बोला था, मेरा दोस्त तो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया है, केवल मैंने जो चाहा था वो हो गया, अब आप अपनी तंत्र विद्या हटा दीजिए। तो यहाँ पर वो तांत्रिक बहुत गुस्से में आता है, कहता है कि तू किसके पास आया है, पागल समझा है क्या? जो चीज एक बार हो जाती है वो नहीं हटती और अब तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा। मैंने वो विद्या की है कि वो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देगा और किसी के ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो गिड़गिड़ाने लगता है।
राकेश कहता है कि बाबा मैं ये नहीं चाहता था। उसकी तो बहुत बुरी हालत है, क्योंकि राकेश जब अपने दोस्त से मिलकर आता है तो उस दोस्त की हालत देखकर उससे रहा नहीं जाता है। थे तो बचपन के ही दोस्त, लेकिन तांत्रिक कहता है अब तो इसमें पैसे लगेंगे और तांत्रिक पैसों की मांग करता है। जो राकेश था वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ठीक ठाक नहीं था। उसे एहसास होता है कि मैं गौतम की ही वजह से इस कंपनी में डटा हुआ था। गौतम के तुरंत बाद राकेश को भी उस कंपनी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि गौतम आधे काम को जो राकेश के काम हुआ करते उन्हें गौतम देखा करता, क्योंकि उसे राकेश की कमजोरी पता थी कि उसे बहुत जल्दी चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो गौतम अपने काम के साथ साथ भी राकेश के काम को किया करता। जब गौतम खुद ही उस कंपनी से निकल जाता है तो राकेश उन चीजों को संभाल नहीं पाता। बिना नौकरी के घर बैठा हुआ था, पैसे जेब में नहीं होते हैं, बहुत कोशिश करता है। बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया था, कहा था कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं तंत्र विद्या वापस नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो हो जाता है वो बदलता नहीं है। दोस्तों, बाबा के पास से सीधा जो राकेश होता है गौतम के पास जाता है। गौतम को देखकर वो रोने लगता है और गौतम अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। चेहरे पर निशान बन चुके थे, क्योंकि वो दीवार में सर मारा करता। हाथों को उसने अपने ही नाखूनों से खरोंच रखा था, इतनी बुरी हालत उसके हाथों की होती है। और वो हमेशा बिस्तर को भी नोचता रहा करता। गौतम जो होता है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। राकेश वहां पर जाकर धीरे से उसके बेड पर बैठता है और उस दोस्त के चेहरे को पकड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दे। गौतम, आज उसकी इतनी बुरी हालत है, वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा क्या दोष है, मुझे ही कुछ हुआ है, कोई ऐसी बीमारी है जो किसी के पकड़ में नहीं आ रही है। दोस्तों, दूसरी बात, जो गौतम के घर वाले होते हैं वो बिल्कुल भी ऐसी वैसी चीजों पर तो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर राकेश कहता है कि तुम्हें क्या होता है, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम सब चीज को भूल जाओ। तो यहाँ पर गौतम कहता है कि कैसे भूल जाऊं। आंखें बंद करता हूं तो दीवार पर परछाई नजर आती है, बैठता हूं तो कानों में आवाज आती है कि छत पर चढ़ उससे नीचे कूदना है। कुछ खाता हूं तो लगता है खा मत, ये एक बहुत बुरी चीज है, मैं खाना भी नहीं खा सकता मेरे दोस्त, मेरी इतनी बुरी हालत है। मुझे लगता है कि शरीर की जो कहते हैं ना स्किन है, मैं इसे नोच कर बाहर कर दूं, हर चीज को तोड़ दूं। कोई कुछ बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं। लगता है कि कानों में बहुत तेज आवाज है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कहीं पर कोई दर्द नहीं है, लेकिन एक अजीब सी मेरे शरीर के अंदर, कोई कहते हैं ना कि मेरे शरीर के अंदर शांति नहीं है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अपने दिल का दर्द मैं तुझसे ही रो सकता हूँ। घर वालों से कहता हूँ तो घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी मानसिक हालत बिगड़ी हुई है, लेकिन कभी कभी मेरी मानसिक हालत बहुत अच्छी होती है। डर के कारण मैं छत पर भी नहीं जाता। कभी कभी तो मुझे होश आता है कि मैं छत पर खड़ा हुआ हूँ और नीचे की तरफ देख रहा हूँ। मानसिक जो डॉक्टर हैं वो मुझे दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तू मेरा आखिरी सहारा है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मैं कंपनी में तेरे काम को देखा करता था। दोस्तों, यहाँ पर राकेश को एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और यहाँ पर अब वो अपने दोस्त से कहता है कि तू चिंता मत कर। यहाँ पर जो राकेश होता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं जरूर ठीक करूंगा, मैं अपने दोस्त को ऐसे ही कुछ नहीं होने दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने दोस्त से कहकर जाता है। घर वाले अब गौतम को बांध कर रखने लगे थे। दूसरी तरफ राकेश एक और कोशिश करना चाहता है उस बाबा के पास जाने की, लेकिन राकेश जब उस बाबा के ठिकाने पर जाता है तो वो बाबा वहां से छोड़कर कहीं और चला गया था। अब राकेश दुखी और परेशान हो जाता है। दोबारा दोस्त के पास आता है, दोस्त को देखता है, हाथों में जो रस्सियां थी वो गड़ चुकी थी, इतने गहरे निशान हाथों में हो जाते हैं। राकेश जो होता है शायद गलती से बहुत ज्यादा पश्चाताप अपने मन में करता है और कहीं ना कहीं राकेश डिप्रेशन की हालत में पहुंच जाता है। राकेश अपने दोस्त को सर से चूमता है और कहता है कि दोस्त, तुमने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई,
लेकिन तुम्हारा ये दोस्त दोस्ती के लायक नहीं था। मैंने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। राकेश अनाथ था। राकेश के परिवार में ज्यादा लोग नहीं होते हैं। उसकी बहन ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। राकेश की एक बहन ही होती है। आमने सामने राकेश के नाम वो घर होता है। दोस्तों, राकेश के नाम घर था। बहन अपने ससुराल में अच्छे से रहती है। राकेश सामने वाले घर में अपने में जाता है। जाने के बाद दोस्त के पास आखिरी फोन करता है। कहता है कि दोस्त, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। क्योंकि गौतम बीमार था। बीमारी की हालत में भी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, मैं तो बीमार हूं लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत रोकने की कोशिश करता है। वो घर वालों को जैसे चीखता चिल्लाता है तो घर वाले सोचते हैं कि इसकी रोज की आदत है। कोई यहाँ पर गौतम की बातें नहीं सुनता है और राकेश अपनी आखिरी सांस अपने घर के कमरे के अंदर लेता है। ये बहुत डरावनी बात थी, लेकिन इससे आगे जो होगा ना, और मैं जो आपको बताऊंगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा हो सकता है। आप मुझे भी कमेंट करके बताना, क्योंकि दोस्तों मैं एक किसी की कही हुई कहानी आपको बता रही हूँ। किसी के साथ बीता है, किसी ने भुगता है। अब इसके आगे क्या होता है। उधर तो गौतम की हालत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। दूसरी तरफ राकेश का पूरी कॉलोनी, पूरे उसमें शोर मच जाता है कि राकेश इस दुनिया में नहीं रहा। गौतम को पता चलता है तो उसे मानो और भी ज्यादा तकलीफ होती है। अब इसके बाद गौतम उसी रात को सोता है। सोने को कहाँ था, वो बिस्तर पर ऐसे इधर उधर हो रहा था, हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी एक परछाई आती है। परछाई गौतम के बिस्तर पर बैठती है, जुल्फों में हाथ फेरती है। गौतम जो बंधा हुआ था, कहीं जा भी नहीं सकता था। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मैं तेरा दोस्त राकेश हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हूबहू राकेश का रूप होता है। कहता है कि दोस्त, तुम्हारे अंदर जो बैठा है, अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। दरअसल उसकी तांत्रिक ने जो तांत्रिक विद्या की थी, उसने एक और भूत को गौतम के अंदर भेजा था। दोस्तों, इन बातों को बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं कर सकता, लेकिन ये सब कुछ चल रहा था एक कमरे के अंदर, परिवार से अलग। अब यहाँ पर राकेश गौतम से कहता है, और उस दूसरे भूत का नाम था सौरभ, जो 26 साल का था। यहाँ पर राकेश गौतम के सामने ही जो गौतम के अंदर तांत्रिक द्वारा छोड़ा गया भूत था, जो उसके अंदर से आवाज दिया करता कि तुम्हें मरना होगा, अपनी खाल को नोचना होगा, अपने सर को भीत में लगवाया करता था, छत से नीचे कूदने की प्रेरणा दिया करता, कहता कि अपने आप को खत्म कर ले। उस भूत का नाम सौरभ होता है और वही यह सब कुछ करा रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब राकेश उस सौरभ भूत से बात करता है भूत बनकर, तो गौतम भी इन सब चीजों को अपनी आंखों से देख रहा था। ये सब कुछ उसके सामने चलता है। यहाँ पर सौरभ भी एक दुखी आत्मा थी। वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे तो भैया मोक्ष ही नहीं मिला है। मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे मोक्ष नहीं मिला, आपकी वजह से ही मैं इनके ऊपर आया था। और यहाँ पर गौतम कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो कल इस दुनिया से गए हो। राकेश, ये क्या चल रहा है। राकेश कहता है कि मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, मेरे ही कारण सब कुछ हुआ है। मैंने तुम्हारे ऊपर तंत्र विद्या कराई थी, उसी के कारण ये सौरभ तुम्हारे पास आया है। दोस्तों, यहाँ पर ये बताते हैं कि जो राकेश होता है सौरभ से जब उसकी बातें पूछता है, तो सौरभ कहता है कि भैया, मुझे मेरा जन्मदिन होता है, जन्मदिन मैं छत पर अकेला मनाता हूँ। उम्र मेरी 26 साल होती है। मैं शराब के नशे में छत पर बैठा हुआ था और एकदम से मेरा बैलेंस खराब होने के कारण मैं छत से नीचे गिर जाता हूँ। भाई, मुझे कोई लेने ही नहीं आता है। दोस्तों, इस कहानी से एक और चीज का परिचय होता है। क्या परिचय होता है कि जिन लोगों की ऐसे मृत्यु होती है, बिना, कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु या कुछ ऐसा नाम दिया जाता है, उन्हें यमदूत लेने के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि इसमें सौरभ ने साफ साफ कहा था कि मुझे कोई लेने ही नहीं आता है, मैं अपने जो घर वाले हैं उनके आसपास घूमता रहता हूँ। यहाँ पर राकेश और भी कुछ पूछता है कि तुम मेरे दोस्त से दूर कैसे जाओगे। तो यहाँ पर सौरभ कहता है कि अगर मैं तुम्हारे दोस्त से दूर रहा तो यहाँ पर जो तांत्रिक है वो मुझे मारेगा और हंटर से मारता है। यहाँ पर ये भूत रोने लगता है। देखो, दो भूत आपस में बातें कर रहे हैं। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। ये सब कुछ गवाह कौन है? गौतम। गौतम ये सब कुछ देख रहा था
और जब सौरभ गौतम के शरीर से बाहर हो जाता है तो गौतम का शरीर बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा हो जाता है, वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। अब यहाँ पर जो राकेश है ये कहता है कि भाई मुझे ये बता, तू अंदर कैसे गया, जाएगा क्या लेगा जाने का। वो कहता है कि वो मुझे मारेगा। तो यहाँ पर राकेश कहता है कि वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों आपस में बात करते हैं। तो ये कहता है कि मैं जब भटक रहा था, मुझे कोई लेने के लिए नहीं आता है, तो इस तांत्रिक ने मुझे अपने वश में कर लिया था और मैं इसके कहे अनुसार चलता हूँ। और इसके कहने का ये मतलब है, तांत्रिक ने मुझे सख्त आदेश दिए हैं कि तुम्हें गौतम को भी इस दुनिया से दूर भेजना है। जब तक तुम गौतम से दूर नहीं हो सकते, मुझे इस तरह के आदेश दिए हैं। और वो कुछ ऐसी तंत्र विद्या करते हैं जिनसे मुझे शक्ति मिलती है और मैं इन पर राज कर रहा हूँ। लेकिन सौरभ कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये चीजें मुझे बहुत बेकार लगती हैं। दोस्तों यहाँ पर राकेश की आत्मा कहती है कि अब तुम मेरे दोस्त के अंदर नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वो कहता है कि नहीं जा सकता, जाऊंगा तो तांत्रिक मारेगा, मैं जो करूंगा करूंगा ही जो मुझसे तांत्रिक कहेगा। गौतम कहता है कि दोनों में लड़ाई जैसा कुछ होता है, लेकिन मेरा दोस्त जो यहाँ पर राकेश होता है वो उसे हटाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सौरभ की भी मानसिकता यही रही कि वो गौतम के अंदर नहीं रहना चाहता था, वो किसी को परेशान करना नहीं चाहता था। कहते हैं ना कि अच्छी और बुरी आत्मा होती हैं। ये सुनकर मैं बहुत काफी हैरान हूं कि कैसा ऐसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों होता है, साइंस भी इस बात को मानती है। गौतम इस चीज का गवाह है, गौतम आज भी दुनिया में अपनी जिंदगी जी रहा है। यहाँ पर गौतम कहते हैं कि मैंने देखा, उसके बाद मेरी सारी बातें समझ में आ जाती हैं। मेरा दोस्त जो मुझे साक्षात दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो कहता है कि क्या तू मुझे माफ कर सकता है। तो गौतम कहता है कि मैंने उसे उसी पल माफ कर दिया जिस पल उसने मेरी जान बचाई। उसके बाद यहाँ पर गौतम अपने दोस्त को माफी देता है। और दोस्तों जो राकेश होता है वो उसके बाद करीबन 8 साल इन सब चीजों को हो चुके हैं। आज तक गौतम को ना ही तो सौरभ दिखाई देता है और ना ही यहाँ पर राकेश दिखाई देता है। गौतम कहते हैं कि उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा आज तक भी नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप कितना यकीन करते हो कि एक आत्मा इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है या उससे कुछ करा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? कोई आत्मा किसी को इतना मजबूर कर सकती है कि वो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दे? दोस्तों इस चैप्टर में आपको एक चीज तो भली भांति जान लेनी चाहिए, ईर्ष्या हमें किसी से नहीं करनी चाहिए। शायद जिस इंसान से हम ईर्ष्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं कर वही हमारी मदद कर रहा है। आपने देखा नहीं गौतम कितना काम राकेश का किया करता, लेकिन फिर भी राकेश जलता है। यही सब कुछ बहन भाइयों में देखने को मिलता है। बहन भाई एक दूसरे की मदद भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं कटने भी लगते हैं जब उनके घर और परिवार हो जाते हैं। लेकिन एक बहन भाई का रिश्ता अटूट और प्रेम से भरा हुआ होता है, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये स्टोरी आप लोगों के सामने लाए हैं हम। यहाँ पर गौतम कहते हैं कि सत्यता पर रखी हुई है, मेरे साथ बीता है। मैंने किसी के पास जाने की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरे दोस्त ने अपनी जान दे दी, वो इस दुनिया से चला गया। बाहर के समाज में लोग कहते हैं कि पता नहीं नौकरी छूट गई, इस कारण इस दुनिया से गया है, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन पुलिस भी छानबीन करती है। तो आखिरी कॉल मेरे पास आया था। जब पुलिस मुझसे पूछताछ करती है तो पुलिस देखती है कि मैं खुद ही इतना बीमार था, मेरी पूरी बॉडी पर निशान थे, सब कुछ था। तो दोस्तों यहाँ पर दुनिया से ये कहानी कहीं ना कहीं अछूती रही है, लेकिन गौतम कहते हैं कि मुझसे अछूती नहीं रही है। मैंने इसको महसूस किया है, समझा है, जाना है। मुझे उस लड़के के लिए भी बहुत खेद है जो सौरभ है। दोस्तों गौतम बताते हैं कि मैंने दोनों के नाम के अलग अलग हवन कराए, क्योंकि दोनों की आत्मा को शांति मिलनी जरूरी थी। यहाँ पर दोनों की आत्मा को शांति के लिए हवन कराया जाता है। और सौरभ है जो अपना पता बताता है, दिल्ली के पास कोई गांव का पता बताता है। तो दोस्तों वहां पर भी जाकर गौतम इस बात की जानकारी देता है। तो वो हैरान हो जाते हैं कि हमारा बेटा वहां कैसे पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ी गुत्थी थी जो कुछ ही गौतम सुलझा पाए। वो कहते हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे राकेश जैसा दोस्त मिला, क्योंकि गौतम की जो आत्मा है ना वो बहुत अच्छी है, उसकी सोच, उसकी बातें उम्दा हैं, तभी तो वो इतने अच्छे काम कर पाए। तो आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कहना तो यही है कि एक अच्छे इंसान और नेक इंसान बनिए, किसी का बुरा मत कीजिए, ईर्ष्या अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है उससे भी आपको नहीं जलना चाहिए। बात होती है ना कि पड़ोसी पड़ोसी से जलता है, नहीं जलना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी भी इंसान है,
कभी ना कभी एक पल ऐसा आता है कि पड़ोसी के लिए भी हमदर्दी होती है, अपने परिवार के लिए भी हमदर्दी होती है, लेकिन जब माइंड में गुस्सा होता है तो किसी के लिए भी हमदर्दी नहीं होती। तो सारी चीजें ना एक समय के ऊपर निर्धारित है कि जैसा समय आता है वैसा ही सब कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस भूतिया कहानी से आपको क्या सीख मिली उसके लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और यहाँ पर एक और बात कहना चाहती हूँ, ऐश्वर्या बहन, गलती से आपका नाम उनकी बहनों मतलब बेटियों में आ चुका है जो आपके नाना जी थे। मैंने आपको अपने नाना की बेटी बना दिया है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप कह रही हैं कि वीडियो में सुधार करें, तो एक बार जो वीडियो डल जाती है फिर वो डिलीट ही होती है। आप मेरी अगर ये बातें सुन रही हूँ तो मुझे राय दीजिए, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं वीडियो बिल्कुल हटा दूंगी। और आप बता दीजिए कि ऐसा चल सकता है, क्योंकि मैंने आपको उनकी बेटी बनाया है, ऐसा और कुछ भी नहीं। मैंने आपके नाना के ही बच्चों की मृत्यु बताई है, जो 9 लड़के गए थे इस दुनिया में। मैंने आपके भाइयों के बारे में कुछ नहीं कहा है। ऐश्वर्या बहन, आप तो हमें बहुत भली बुद्ध समझती हैं, माँ की तरह हैं हमारी। मैंने केवल आपके नाना के बच्चों के बारे में कहा है और आपको उनकी गिनती में गिन दिया है, आपके भाइयों को उनकी गिनती में नहीं गिना है। तो इस तरह से आपको मैंने एक सही किया है, लेकिन क्या करूं, थोड़ा सा मेरी समझ में ही कुछ ऐसा आया था। आपके कमेंट मैंने सारे पढ़े थे, उसके बाद मैंने तैयारी की थी। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपने ये भी बताया कि स्टोरी अच्छी है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। ऐश्वर्या बहन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे, शाम को हाजिर होंगे आपके नामों के साथ और एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।